हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुलाब शाह और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी पर। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर को देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आज मैं आपके लिए बीए प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड का क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ और ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर होने वाला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। और जो हमारी इकोनॉमिक्स की बुक है उसका नाम है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। इस बुक का आज हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए आज का हमारा क्वेश्चन पेपर। यहाँ थोड़े से निर्देश हैं जो पढ़ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए मैं इन्हें बता देती हूँ। जैसे कि आपको ऑल क्वेश्चन जो है उनमें से 6 क्वेश्चन आपको करने हैं एंड सभी क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो इक्वल हैं और आप इन क्वेश्चंस के आंसर हिंदी या इंग्लिश दोनों में से ही एक लैंग्वेज में दे सकते हैं। ठीक है, ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने से पहले या फिर अपने आंसर स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं बट सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने होते, इसलिए ये जानकारी होनी चाहिए। चलिए फिर बिना देरी करे आज का हमारा क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, यहाँ हिंदी में निर्देश दे रखे हैं। आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से ही किसी में देख सकते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, जहाँ दोनों ही लैंग्वेज में ये क्वेश्चन दे रखा है, हिंदी एंड इंग्लिश में। ठीक है, हम लोग हिंदी का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। यानी हिंदी में क्या दे रखा है, आपका जो क्वेश्चन है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्वेश्चन है समष्ट अर्थशास्त्र क्या है, विभिन्न समष्ट आर्थिक मुद्दों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में बताना है समष्ट अर्थशास्त्र होता क्या है और विभिन्न जो समष्ट आर्थिक मुद्दे हैं उनके बारे में आपको विस्तार से व्याख्या करनी है। पहले आप समष्ट अर्थशास्त्र के बारे में बताएंगे, फिर समष्ट आर्थिक मुद्दे जो हैं उनके बारे में आपको बताना है कि कौन कौन से मुद्दे हैं और ये किस तरह से समष्ट अर्थशास्त्र को प्रभावित करते हैं। इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, और जो खा क्वेश्चन है वो है आपका क्लासिकल और केंशियन विचारों में विभिन्नताओं के महत्वपूर्ण परिणाम क्या हैं। यानी क्लासिकल और जो केंशियन विचार होते हैं उनमें जो विभिन्न महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं वो कौन कौन से इनके महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। एंड यहाँ आप क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, जिसको भी 2 पार्टों में डिवाइड किया गया। पहला है का, जिसमें पूछा गया है निजी बचत को परिभाषित कीजिए, अर्थव्यवस्था में निजी बचत का उपयोग कैसे किया जाता है। यानी निजी बचत जो होती है वो क्या होती है और इसको अर्थव्यवस्था में या आर्थिक व्यवस्था में और किस तरह से अर्थव्यवस्था में निजी बचत जो है उसका उपयोग किया जाता है, इस बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर ख, जो है सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP को मापने के लिए व्यय और आय दृष्टिकोण पर चर्चा कीजिए। यानी जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद होता है इसका मतलब है सकल घरेलू उत्पाद का मतलब GDP, जो कि आपको पता ही होगा। और इसमें जो व्यय और आय है वो किस तरह से हमें इसे मापने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी हम व्यय और आय से किस तरह से GDP को मापते हैं, इस बारे में आपको चर्चा करनी है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये आपका इंग्लिश में क्वेश्चन दे रखा है एंड देन नीचे स्क्रॉल डाउन चलेंगे हम हिंदी के लिए। जैसे ही हम हिंदी पे आएंगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। मान लीजिए कि उपभोग फलन C बराबर 100 प्लस 8Y द्वारा दिया गया है, जिसमें कोई सरकार नहीं है, जबकि निवेश I बराबर 50 द्वारा दिया गया है। यानी ये आपको एक सिचुएशन दे दी है जिसमें C बराबर जो है 100 दे रखा है और प्लस 8Y दे रखा है और I बराबर 50 दे रखा है, और इसके आधार पर फिर आपको इन क्वेश्चनों के जवाब देने हैं, इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। जिसमें आपका पहला पॉइंट पूछ रहा है इस मामले में आय का संतुलन स्तर क्या है। यानी आपको इसमें बताना है कि आय का जो संतुलन स्तर है वो क्या होगा। दूसरा है संतुलन में बचत का स्तर क्या होगा। यानी जब हमारा संतुलन स्तर होगा उसमें बचत का जो स्तर होगा वो क्या होगा, ये बताना है। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी कारण से उत्पादन 800 के स्तर पर है तो अनैच्छिक माल सूची संचयन का स्तर क्या होगा। यानी अगर किसी कारणों में जो उत्पादक है वो 800 का स्तर हो तो उसमें अनैच्छिक माल सूची संचयन का स्तर क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें पूछा गया है यदि निवेश I बढ़कर 100 हो जाए तो संतुलन आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि I हमारा 50 दे रखा है, अगर वो 100 हो जाए तो संतुलन आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। प्रभाव पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा इस बारे में बताना है। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है दोनों ए और डी के संतुलन दर्शाते हुए एक आरेख खींचे, यानी ए और बी दोनों में संतुलन बताते हुए आपको एक आरेख खींचना है, एक वेन डायग्राम खींचना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पूछ रहा है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका का पार्ट और खा पार्ट में है। का है आपका वार्षिक बचत और वार्षिक उपभोग वर्तमान आय में वृद्धि, अपेक्षित भविष्य की आय, धन और वास्तविक बचत दर में परिवर्तन से कैसे प्रभावित होता है, यानी आपका जो वार्षिक बचत और वार्षिक उपभोग होता है वो वर्तमान की जो वो आय होती है उसमें वृद्धि और अपेक्षित जो भविष्य की आय होती है उसमें धन और जो वास्तविक बचत होती है उसकी दर में परिवर्तन से किस तरह से ये प्रभावित होती है, इस बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका चलते हैं खा की तरफ, जो आपका है मुद्रा गुणांक की अवधारणाओं को समझाइए, यानी आपको मुद्रा गुणांक की अवधारणाओं को इसमें बताना है कि मुद्रा गुणांक की जो अवधारणाएं होती हैं वो किस तरह से होती हैं। ठीक है, एंड अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये आपका इंग्लिश में दे रखा है एंड देन इसी में जैसे आपका पहला क्वेश्चन था, पहले एक सिचुएशन दे रखी थी उसके बाद में क्वेश्चन थी, ऐसे ही ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ आपको एक निम्नलिखित कार्य द्वारा वर्णित किया गया है, जैसे कि खपत है आपकी, जो खपत दे रखी है वो C बराबर 50 प्लस 8YD है और निवेश है आपका I बराबर 70 और जो सरकारी व्यय है वो है G बराबर 200 और स्थानांतरण है आपका IT बराबर 100। ठीक है, ये आपकी सिचुएशन है। उसके बाद में एक और चीज दे रखी है वो है आपकी कर दर, यानी T बराबर जो है वो -20 है, माइनस का है ये। ठीक है, ये 20 जो है ये माइनस का है। फिर इसी के अकॉर्डिंग आपको इन सभी क्वेश्चनों के आंसर देना है। जो पहला क्वेश्चन है, इस मॉडल में आय के संतुलन स्तर और गुणांक की गणना करें, यानी इस मॉडल में आपको संतुलन आय और गुणांक की गणना करनी है कि किस तरह से संतुलन आय और गुणांक आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बजट अधिश की भी गणना करें, यानी आपको इसमें बजट अधिश की भी गणना करनी है। नेक्स्ट है आपका मान लीजिए कि T बढ़कर 0.25 हो जाए, नई संतुलन आय क्या है, नया गुणांक, यानी अगर T बराबर 0.25 हो जाए बढ़कर तो जो नई संतुलन आय होगी, नए गुणांक होगा वो क्या होगा, ये बताना है आपको इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका बजट अधिवेश में परिवर्तन की गणना करें, यानी आपको बजट अधिवेश की गणना करनी है। क्या आप अपेक्षा करेंगे कि अधिवेश में परिवर्तन अधिक या कम हो जाए यदि C बराबर 0.9 बजाय 0.8 हो जाए, यानी अगर कोई भी परिवर्तन हुआ और जो अधिवेश है उसे C बराबर 9 की जगह 0.8 कर दिया जाए तो क्या होगा, क्या चेंजेस होंगे, वो आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो कि पूछ रहा है मुद्रा की मांग के निर्धारित क्या है, व्याख्या करें कि केंद्रीय बैंक के पैसे की मांग और आपूर्ति मुद्रा और जांच योग्य जमाओं वाली अर्थव्यवस्था में संतुलन बाजार दरों को कैसे निर्धारित करते हैं। औपचारिक विश्लेषण और आरेख का उपयोग करके व्याख्या करें, यानी आपको इसमें जो केंद्रीय बैंक होते हैं उसमें जो मुद्रा की जो आपूर्ति मुद्रा होती है उसकी जांच करनी है और इसका आंसर आपको एक तो आपको विश्लेषण करके बताना है और दूसरा इसमें आपको आरेख भी खींचना है, क्योंकि इसमें स्पेशली बोला गया है कि आरेख के माध्यम से बताइए, तो आपको इसमें आरेख भी खींचना होगा। ठीक है, आरेख भी बनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो का पार्ट है वो है मध्यवर्ती और अंतिम वस्तु और सेवाओं में क्या अंतर है, यानी आपको बताना है मध्यवर्ती और अंतिम वस्तु और जो सेवा होती हैं उनमें क्या अंतर होता है, इनके अंतर को बताना है। और सकल घरेलू उत्पाद को मापने के लिए मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुओं के बीच अंतर क्यों महत्वपूर्ण है, यानी जीडीपी को मापने के लिए हमें मध्यवर्ती और अंतिम वस्तु के जो बीच का अंतर होता है उसको मापना, या वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हमारा जीडीपी निकलता है। तो किस तरह से निकलता है या ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है, इसी बारे में आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाजार की दर मुद्रा की मांग और पूर्ति से कैसे निर्धारित होगा कि बाजार दर क्या होगी, यानी बाजार की जो दर है और मुद्रा की जो मांग है उससे कैसे निर्धारित होगा कि बाजार की दर क्या है, और नीचे कुछ और पॉइंट है वो कैसे निर्धारित होंगे। जैसे कि फर्स्ट है हमारा
नामात्रा की आय में वृद्धि होगी, यानी नामात्रा की आय में वृद्धि होगी या नहीं, कैसे पता चलेगा। दूसरा है मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है, यानी मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, इस बारे में आपको बताना है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपका क्वेश्चन पेपर में, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए, यानी यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं, उनकी आपको संक्षिप्त में व्याख्या करनी है, उनके बारे में आपको बताना है। जिसमें से पहला पॉइंट है मौद्रिक समुच्चय और दूसरा है आपका जीडीपी डिफ्लेक्टर एंड नेक्स्ट है आपका वार्षिक पूंजी स्टॉक और पूंजी की उपयोगिता लागत, यानी आपको इसमें वार्षिक पूंजी स्टॉक और पूंजी की उपयोगिता के बारे में टिप्पणी करनी है। ठीक है, एंड यहाँ आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है ये पूरा ही फिनिश हो जाता है। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे डाउट पूछ लेना, एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ओके, ताकि जो मोर वीडियोस हो क्वेश्चन पेपर की वो आप तक पहुंच जाएं और आप अपनी स्टडी को अच्छे से कर पाएं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।